हेलो दोस्तों, वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ फिर से 2023 में पूछे गए प्रश्न पत्र कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के लिए ये आज वीडियो का पार्ट 4 लेकर। इससे पहले इस प्रश्न पत्र के लिए 3 पार्ट में आपको पढ़ाया जा चुका है। तीसरे पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन 19 सोल्व कराया था, फिर दूसरे पार्ट में 12 से 18 तक के क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे और फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन सोल्व करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे डेली वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार अपना नाम कमेंट करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न 20 के सॉल्यूशन को। प्रश्न 20 6 अंक का प्रश्न पूछा गया है जिसमें 4 पार्ट है। 4 में से आपको 2 करने हैं, 2 अथवा में दिए गए हैं, जो आपको दोनों में से किसी एक की चॉइस है वो आपको लेनी है। देखिए समझाता हूं। 20 का ए पार्ट प्रश्न पूछा गया है आपको ये 3 अंक में, और प्रश्न है देखिए प्रश्न है ऊष्मा के चालकता गुणांक, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। उनके एसआई मात्रक भी लिखिए। क्या क्या पूछा है? ऊष्मा का चालकता गुणांक, उसकी परिभाषा आपको देनी है यहाँ, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देनी है और गुप्त ऊष्मा की परिभाषा देनी है, और इनके एसआई मात्रक भी लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऊष्मा चालकता गुणांक से। इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, ठीक है। एक तो रटना होता है, हम बनाते हैं इसकी परिभाषा जिससे रटे बगैर याद रख सकें। चलिए समझिए। देखो यहां एक छड़ आप देख रहे हैं, यह है छड़। इस छड़ के आमने सामने के जो समांतर फलक है, यहां पर जो समांतर फलक होगा और इधर जो समांतर फलक होगा, इन समांतर फलक के भिन्न भिन्न ताप θ1 और θ2 हमने मान लिए हैं। अब क्या होगा, यहां ऊष्मा का चालन विधि द्वारा स्थानांतरण होगा। तो जब यहां पर ऊष्मा चालन विधि द्वारा संचरित होगी तो वो θ1 तथा θ2 में से जो भी अधिक होगा, ऊंचे ताप वाले फलक से नीचे ताप वाले फलक की ओर वो जाएगी। मान लीजिए अगर θ2 कम है और θ1 अधिक ताप है तो ऊष्मा इधर से इधर को संचरित होगी। वहीं अगर θ1 लेस है और θ2 ग्रेटर है तो ऊष्मा θ2 से θ1 की तरफ संचरित होगी, ठीक है। यदि θ1 और θ2 स्थिर हों और t समय में फलकों के मध्य संचरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा जो होगी उसको Q से प्रदर्शित किया जाए, तो फिर Q बराबर हम लिख सकते हैं। Q बराबर तो बाद में लिखें, पहले हम लिखें समानुपाती। Q समानुपाती होती है A इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन D इंटू T, ठीक है। जहां आपको θ1 और θ2 का तो पता ही है कि ये दोनों ताप हैं किसके, छड़ के आमने सामने के सिरों पर समांतर फलकों के। ओके, T क्या है? T समय है और A क्या है? A छड़ का परिच्छेदक क्षेत्रफल है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके, और D क्या है भैया? D है छड़ की लंबाई, ठीक है।
डी छड़ की लंबाई होती है यहाँ पर। तो अब हम अगर θ1 माइनस θ2 इसको 1 डिग्री सेल्सियस मान लें, यदि θ1 माइनस θ2 1 डिग्री सेल्सियस, टी का मान ले 1 सेकेंड, डी मान ले 1 सेंटीमीटर और ए मान लेते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तब देखिए क्यों बराबर होगा, एक चीज यहां समझा देता हूं, यहां पर अगर हम ये समानुपातिक चिन्ह हटाएं तो क्यों बराबर होगा k इंटू ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी। अब यहाँ a का मान 1 हो गया, हमने मान लिया है। θ1 माइनस θ2 तापांतर जो है वो भी 1 मान लिया है, समय t का मान भी 1 मान लिया है, दूरी d भी 1 मान ली है। तो क्यों बराबर किसके होगा, k के होगा। जहाँ k एक नियतांक हमने लिया है जिसे हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, यहाँ लिखेंगे नीचे, जहाँ k एक नियतांक है जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस k की डेफिनेशन बना देंगे। डेफिनेशन देखिए क्या बनेगी, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक, किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 सेंटीमीटर लंबी, क्योंकि d का मान यहाँ देखिए हमने 1 कर दिया था, तो 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल की, a का मान 1 कर दिया था इसलिए हमने लिखा 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल की छड़ में 1 सेकंड में, समय हमने 1 सेकंड मान लिया था, तो 1 सेकंड में बहती है, जबकि छड़ के दोनों सिरों का तापांतर, ये तापांतर भी हमने 1 डिग्री सेल्सियस मान लिया था, ये देखिए यहाँ पर, जबकि तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो एवं ऊष्मा का संचरण सिरों के लंबवत हो। ठीक है, तो ये परिभाषा हुई ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए। समझ आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें इसमें पूछा गया था कि इसका SI मात्रक भी बताओ। तो इसका SI मात्रक होता है जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं जूल प्रति मीटर सेकंड प्रति केल्विन, या प्रति डिग्री सेल्सियस भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है देखिए, देखो यदि m द्रव्यमान को किसी वस्तु को, m द्रव्यमान की होना चाहिए यहाँ पर, m द्रव्यमान की किसी वस्तु को क्यों ऊष्मा देने पर वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो, तो ये जो क्यों है समानुपाती होगी m गुणा t के। ठीक है, यानी द्रव्यमान और समय दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी। या फिर इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हम लिख सकते हैं Q बराबर S गुणा m गुणा t, जहां S एक समानुपाती नियतांक है जो वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसको पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखो इसकी परिभाषा बनाएंगे अब हम। देखो उपरोक्त सूत्र जो है हमारे पास, ये Q बराबर S गुणा m गुणा t, इस सूत्र में m का मान रख देते हैं 1 ग्राम
और T का मान रख देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तब ये Q जो है ना S के बराबर हो जाएगा, या फिर कहें SQ कैलोरी के बराबर हो जाएगा। और परिभाषा कैसे बनेगी? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, ये देखिए हमने यहाँ द्रव्यमान 1 ग्राम ले लिया है, तो 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। याद रखोगे, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। आगे इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है प्यारे दोस्तों जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसमें तीसरी डेफिनेशन पूछी थी गुप्त ऊष्मा की। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? मैंने परिभाषा लिख दी है यहाँ, जो भी अच्छी सी परिभाषा मेरे याद थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अवस्था परिवर्तन की अवधि में किसी वस्तु द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन की अवधि में किसी वस्तु द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन मतलब जैसे बर्फ से बर्फ का पिघलकर पानी बनना, या फिर पानी का बर्फ में जमना, ये अवस्था परिवर्तन है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने पर जो भी ऊष्मा ली या दी जाती है उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इस अवधि में वस्तु के ताप में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। समझ गए? तो ये था हमारे पास प्रश्न 20 और इसका A पार्ट। अब हम इसका B पार्ट देखते हैं। B पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। B पार्ट में पूछा है ध्रुवण कोण को परिभाषित कीजिए। एक अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर एक सतह पर आपतित होता है। दिखाइए कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ध्रुवण कोण की परिभाषा पहले हमें बतानी है। ध्रुवण कोण की मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्रुवण कोण पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। समझे? नहीं समझे हैं तो चलिए समझाता हूं डिटेल में आपको। देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। चित्र के माध्यम से समझाते हैं और इसको हम IP से प्रदर्शित करते हैं। ये P जो है ना ये P सफिक्स में है, अर्थात ये P इस तरह से है, लिखकर दिखाता हूँ, IP इस तरह से है सफिक्स में। ठीक है, देखो यहाँ एक मैंने चित्र बनाया है। देखिए, यहाँ प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। अब ये जो आपतित किरण है ये अध्रुवित प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकाश का कुछ हिस्सा तो अपवर्तित हो जाएगा, कांच में चला जाएगा, कुछ हिस्सा परावर्तित अर्थात समतल ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपतित किरण है, ये किरण आप देख रहे हो, ये वाली किरण, ठीक है, और जो आपतन कोण है, आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण, मतलब ये आपतन कोण ही बनता है हमारा ध्रुवण कोण। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होती है कि ये जो आपतन कोण है, यहां पर ये किरण आई और परावर्तित होकर चली गई, तो वह आपतन कोण जिसके लिए
परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। ये जो मैंने यहाँ डैश लगाए हैं ये दर्शा रहे हैं कि ये प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो इस आपतन कोण को ही हम कहते हैं ध्रुवण कोण। ठीक है। अब परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण परस्पर एक दूसरे पर लंब होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। देखो ये हमारी परावर्तित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण, और ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण, हमें इनके बीच में 90 अंश का कोण सिद्ध करना है। ये जो कोण है ये वाला, ये 90 अंश का कोण हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, माना एक्स वाई कांच का सीमा पृष्ठ है। एक्स वाई मतलब ये सीधी लाइन आप जो देख रहे हो ये वाली। अध्रुवित प्रकाश की एक किरण पी क्यू ध्रुवण कोण आई पी पर आपतित होती है। आप किरण देख सकते हैं ये वाली, ये ध्रुवण कोण आई पी पर आपतित हो रही है। क्यू आर परावर्तित किरण व क्यू एस अपवर्तित किरण है। यहाँ में अपवर्तित एक शब्द जोड़ना है, क्यू एस अपवर्तित। चलिए चित्र में देखिए, ये क्यू आर हो गई परावर्तित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण। अब यदि कांच का अपवर्तनांक n है व अपवर्तन कोण r है, तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि अपवर्तनांक n जो होता है वो साइन आई पी अपॉन साइन r के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण बराबर अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। परंतु ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है वो समझिए। परंतु ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम कहता है कि ये जो n होता है ना अपवर्तनांक, ये आपतन कोण की टेंजेंट के बराबर होता है, अर्थात ध्रुवण कोण की टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n बराबर साइन आई पी बटे कोस आई पी। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों की LHS बराबर है तो हम RHS बराबर रख देते हैं। साइन आई पी अपॉन साइन आर बराबर साइन आई पी अपॉन कोस आई पी। हम देख रहे हैं साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है यहां कोस आई पी इक्वल्स टू साइन आर बच रहा है ना। ये देखिए यहां ये वाला और ये वाला। ठीक है, या फिर मैं इस कोस आई पी को तो एज इट इज लिख दूं और इसको लिख दूं कोस 90 माइनस आर। लिखा जा सकता है ना। हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। अब हम ऐसा मान लें कि कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो आई पी बराबर आ गया 90 माइनस आर। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई पी प्लस आर बराबर 90। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब चित्र देखते हैं। अब चित्र से, चित्र में देखिए यहां से लेकर यहां तक का कोण, ठीक है, आईपी है। ओके, और यहां से लेकर यहां तक वाला कोण भी आईपी है।
और यहां से लेकर यहां तक वाला कोण, इस कोण को हम कह सकते हैं आर क्यू वाई। और अगर इसको यहां तक आगे तक खींच दूं तो हम इसको कहेंगे आर क्यू एस कहेंगे ना। ठीक है, देखो अगर ये आर है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी ऊपर आर ही होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर, एक सेकंड रुकिएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा आईपी और आर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आर प्लस आईपी। ओके, समझिएगा ध्यान से, या यहीं से शुरू करें, अगर यहां से शुरू कर लेते हैं, ये आईपी एंगल है, कितना है आईपी एंगल। ठीक है, और ये एंगल है आर क्यू एस, और ये वाला एंगल देखिए आप, ये वाला एंगल कितना आर है। फिर से समझिए, ये वाला एंगल हो गया आईपी यहां से यहां तक, ये वाला एंगल हो गया आर क्यू एस, और ये वाला एंगल है आर। ये तीनों एंगल अगर मिल जाएं तो क्या ये सीधी रेखा नहीं बना रहे हैं, ये वाली। तो ये सीधी रेखा कितने अंश की होती है, 180 अंश की होती है। तो हम लिख सकते हैं आई पी प्लस आर क्यू एस प्लस आर बराबर 180। चलिए लिख देते हैं, आई पी प्लस आर क्यू एस प्लस आर बराबर 180 अंश। आई पी को और आर को पड़ोसी बना दे दोनों को, प्लस आर क्यू एस बराबर 180 हो जाए। और समीकरण 3 को अगर हम देखें, आई पी प्लस आर किसके बराबर है, 90 के। तो 90 प्लस आर क्यू एस बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं आर क्यू एस बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो आर क्यू एस बराबर होगा 90 डिग्री। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम यहां से कह सकते हैं इस प्रकार, वन सेकेंड, इस प्रकार परावर्तित किरण का नाम भी लिख सकते हैं क्यू आर, व अपवर्तित किरण क्यू एस परस्पर लंबवत होती हैं। वन सेकेंड, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो पूछा गया है पार्ट ए में अथवा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लक्षणों की तुलना तथा विषमताओं को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कला संबद्ध स्रोत की: ऐसे तरंग स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यदि हम एक मूल स्रोत से दो स्रोत बना लें तो एक स्रोत की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे स्रोत की कला में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ये जो कलांतर है वो नियत रहता है। तो ऐसे स्रोतों को ही हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, जिसमें कलांतर नियत रहे। समझ गए? इसके बाद संपोषी व्यतिकरण
और विनाशी व्यतिकरण में अंतर क्या है समझते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, इसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कलांतर या तो शून्य होता है अथवा पाई का समगुणक होता है। अर्थात अगर बात करूं फाई की, तो फाई यहां पर है कलांतर और ये होता है 2n पाई के बराबर, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए समझने के लिए, तो ये जो फाई है या तो ये 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, नहीं पाई नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या फिर 2 पाई हो सकता है या फिर 4 पाई हो सकता है या फिर 6 पाई हो सकता है। इस तरह से ये समगुणक होगा। ओके, इसके बाद विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कलांतर पाई का विषम गुणक होता है। अर्थात फाई जो है कलांतर वो 2n-1 पाई के बराबर होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 लिया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर जो फाई होता है वो या तो पाई होगा, ठीक है, या फिर 3 पाई होगा या फिर 5 पाई होगा। इस तरह से विषम गुणक यहाँ पर मिलेगा। ओके, समझ रहे हो ना। इसके बाद है व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पथांतर शून्य अथवा λ/2 का समगुणक होता है। अर्थात डेल्टा बराबर, डेल्टा से निरूपित करते हैं पथांतर को, ये 2n गुणा λ/2 होता है। और व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पथांतर λ/2 का विषम गुणक कहलाता है। अर्थात डेल्टा बराबर 2n-1 λ/2, जहां n का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है। समझ गए। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 20 का अथवा वाला बी पार्ट। ओके, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा, आवृत्ति n तथा वेग v को परिभाषित कीजिए। इन तीनों भौतिक राशियों के बीच संबंध भी निगमित कीजिए। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य की परिभाषा देंगे। देखो, हम यहां पर अनुप्रस्थ तरंग बनाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के लिए डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये सरंग कहलाते हैं ऊपर। इन दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा। तो किन्हीं दो क्रमागत सरंगों अथवा क्रमागत गर्तों, अब ऐसी बात नहीं है कि ये केवल सरंगों के बीच की दूरी होती है, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी हम लैम्ब्डा ही कहते हैं। ये भी लैम्ब्डा ही है। ओके, तो परिभाषा सिंपल है, दो क्रमागत सरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या है, एक सेकंड में तरंग दैर्घ्यों की संख्या, अर्थात एक सेकंड में जो वेव है, जो तरंग है, उसने कितने कंपन किए, उनकी संख्या कहलाती है आवृत्ति। और इसे हम निरूपित करते हैं बच्चों n से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आवर्तकाल की परिभाषा भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आवृत्ति का उल्टा होता है। तो वेग के लिए क्या कहेंगे, वेग के लिए परिभाषा देंगे, एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को ही तरंग का वेग कहते हैं। ठीक है, अब लैम्ब्डा
एन और वी में संबंध स्थापित करने की बारी आती है। तो हमने मान लिया कि एक तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा है, आवर्ती एन है और वेग वी है। ठीक है, तरंग का आवर्तकाल टी हमने मान लिया। तब अगर हम बात करें वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यहां तरंग का जो वेग है उसको हमने v माना है। विस्थापन कितना है? दो तरंगों के बीच की दूरी विस्थापन है, यानी लैम्ब्डा विस्थापन है, और समय यानी आवर्तकाल ये हमने t मान लिया है इसका। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक है, परंतु आवृत्ति के बारे में हम क्या कहेंगे? हमने पढ़ा है कि आवृत्ति n बराबर होती है 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी 1 बटे टी, या फिर यहां से हम कह सकते हैं टी का मान हो जाएगा 1 बटे n। इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 2 से टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से टी का मान समीकरण 1 में रखने पर v बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा बटे 1 बटे n। ठीक है, लैम्ब्डा बटे 1 बटे n, या फिर हम इसको लिख देंगे v बराबर n लैम्ब्डा। ओके, और यही वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध है। यही अभीष्ट संबंध, ऐसा लिख सकते हैं हम। अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें चाहिए, यही अभीष्ट संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का काम होता है कंप्लीट। इस वीडियो में हम इसी प्रश्न नंबर 20 को सोल्व करने वाले थे, जिसके चारों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद है जो पढ़ाया है आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें और कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस भी करें। चलिए, प्रश्न 21 रह गया है इस प्रश्न पत्र से, जिसे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, और जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।